बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं DITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS 301 डाटा स्ट्रक्चर का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम चूँकि इसके जो हैंडआउट्स हैं उसके अंदर लेक्चर वाइज ये नहीं बने हुए, चैप्टर वाइज बने हुए हैं। तो आज हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो ओवरऑल होगा कि डाटा स्ट्रक्चर फिलॉसफी क्या होती है और उसके बाद हम एरेज को जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एरेज जो हैं ये हमारे पास क्या होती हैं। और एरेज को डिस्कस हम सिर्फ इसलिए करेंगे कि हम डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड कर सकें और ये हमारा सबसे पहला डाटा स्ट्रक्चर भी होगा जिसको हम डिस्कस भी करेंगे और जिससे हम कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो लेने की कोशिश करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर में हमने किन चीज़ों को फॉलो करना हो। जी, तो डाटा स्ट्रक्चर की जो फिलॉसफी है, सबसे पहले तो ये समझ लें, एक प्रोग्रामर अपने क्लाइंट के लिए, ये देखें लफ्ज़ क्लाइंट है, अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोग्राम बनाता है और वो उस क्लाइंट को एक प्रोग्राम बना के देता है। उस प्रोग्राम को बनाते हुए उसने डिफरेंट किस्म के डाटा को यूज़ करना है, उसने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर उसने वैल्यूज़ को भी स्टोर करना है और उसके बाद उन वैल्यूज़ को उसने डिफरेंट किस्म की एक्सप्रेशन और प्रोसेसेस के ज़रिए उसको सॉल्व भी करना है। तो उस वक़्त वो उसके पास डिफरेंट किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जब ये हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामर की और अपने क्लाइंट के लिए बनाए जाने वाले प्रोग्राम की, उसके सामने ये भी है जी कि एरेज भी में भी मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ, मैं स्टैक में भी डाटा स्टोर कर सकता हूँ, मेरे पास एक क्यू नाम की डाटा स्ट्रक्चर भी मौजूद है, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, लिंक लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है और इसी तरह मेरे पास जो है वो ट्री या बाइनरी ट्री के नाम से भी डाटा स्ट्रक्चर जो है ये मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर आकर एक अच्छा प्रोग्रामर क्या करेगा? एक अच्छा प्रोग्रामर एक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को यूज करेगा जो डाटा स्ट्रक्चर उस क्लाइंट के गिवन सिनेरियो में सबसे एफिशिएंट परफॉर्मेंस देगा। अब वो जो एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा उसको सेलेक्ट करना, ये इस वजह से हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं कि हमें एज अ प्रोग्रामर डिसीजन करने में, सिलेक्शन करने में हमें आसानी हो जाए। तो जो भी आप डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जी 5 मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर हैं, ये क्लाइंट का सिनेरियो है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंसी मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये बात ज़हन में रखिएगा। कंप्यूटर फास्टेस्ट डिवाइस ज़रूर है, लेकिन आज भी कंप्यूटर चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए टाइम टेकन होता है। ऐसे प्रोग्राम भी दुनिया में मौजूद हैं कि जो कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व किए जाएं, तो आज भी कई साल कंप्यूटर अगर चलता रहे तो वो प्रोग्राम कई सालों में जाके सॉल्व होंगे। समझ आ रही है? ये आगे जाके एडवांस लेवल के टॉपिक्स होते हैं, इन्हें नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है। ठीक है, बहरहाल तो आपको आपके पास कॉस्ट होंगी कि जी ये डाटा स्ट्रक्चर करने की कॉस्ट ये है और बेनिफिट्स आपके पास ये हैं। आप उन तमाम बेनिफिट्स को और उसकी प्राइस को जो है ना वो एवेल्युएट करोगे। प्राइस क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है? कंप्यूटर के रिसोर्सेज और टाइम होते हैं कि जी ये डाटा स्ट्रक्चर जो है जब 10,000 लोगों के डाटा को प्रोसेस करता है तो ये मेमोरी में से 10,000 बाइट्स लेता है, लेकिन एज कंपेयर टू जब मैं किसी दूसरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ तो उस वक्त ये मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाता है और कम स्पेस में हो जाता है। दैट इज एफिशिएंसी। ये वो एनालिसिस होता है जो एक डाटा स्ट्रक्चर का स्पेशलिस्ट बंदा जो है वो करता है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो फिर ये डिसीजन जो है ना वो मेक करता है। और अगर आपने एक प्रोग्राम बना दिया, वो काम कर रहा है लेकिन वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, तो आपका क्लाइंट जो है वो प्रोग्राम आपसे नहीं खरीदेगा। तो एज अ प्रोग्रामर ये आपने ये सोचना है कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करूं विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डाटा स्ट्रक्चर कि जो एफिशिएंटली मेरी टास्क को और मेरे क्लाइंट की गिवन टास्क को अचीव करे। ये इसकी असल जो है वो फिलॉसफी है। जी, यहाँ तक बात की समझ आई है जी? जी, समझ आई है इस बात की भी कि हम इसको बतौर एल वैल्यू जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। एल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो वेरिएबल आपने एज एन एरे डिक्लेयर कर दिया उसको आप एल के ऊपर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये 3 एग्जांपल है। एक्स हमारा एरे है तो एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1 तो लिखा जा सकता है, यानी विद इंडेक्स तो इसे आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर के ऑन लेफ्ट लिखा जा सकता है, लेकिन अकेले एक्स को असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट पे लिखा
नहीं जा सकता। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट पे जो वेरिएबल लिखा होता है इसे हम लेफ्ट वैल्यू वेरिएबल कहते हैं। ये अलाउड नहीं है जब आप किसी भी वेरिएबल को एज एन एरे जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा जी, आपने जब एरेज के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि सम टाइम हमें एरे का जो साइज होता है ना वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नहीं मालूम होता कि जब हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस वक्त उसका साइज जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमने हमने क्या देखा कि हम फिर बाद में भी उसे साइज जो है ना, यानी दो ही किस्म की एलोकेशन होती है ना। एक ये है कि आपने जब एरे को डिक्लेयर किया, ये देखें इंट एक्स हो, तो आपने साइज बता दिया, लेकिन आपको नहीं पता ये क्या है, ये बिफोर कंपाइलेशन है। प्रोग्राम रन होगा उससे पहले एरे बन चुकी होगी, कंपाइलर को चूंकि साइज बता दिया हुआ है। लेकिन समटाइम्स हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि हमें एक कलेक्शन जो है, ये एग्जांपल दी हुई है टेलीफोन डायरेक्टरी की, अब हमें तो नहीं पता, तो उसके लिए हमारे पास दो पॉसिबल सूरतें हैं। एक पॉसिबल सूरत है कि हम मैक्सिमम जो है ना, मतलब एक 10 लाख एलिमेंट की एक एरे क्रिएट कर लें ताकि हम स्पेशियस कर लें, लेकिन नुकसान इसका क्या है कि जब तक वो फिल नहीं होगी वो सारी स्पेस आपकी मेमोरी में ज़ाया जाएगी। तो इसके लिए आपने सी प्लस प्लस के अंदर जब इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन पढ़ा था कि हम इसको डायनामिकली भी एलोकेट कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट आप देखें जी कि यहाँ पर हम इंट ऑफ 20 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी y नाम का एक पॉइंटर हम डिक्लेयर करते थे सी प्लस प्लस के अंदर, और यहाँ पे 20 हम मेंशन कर देते थे। तो अब जो है ये एक एरे जो है वो डिक्लेयर हो गई है जिसका साइज जो है वो 20 है, y इसका नाम है, और 20 से इस फंक्शन के जरिए, इस स्टेटमेंट के जरिए जो है हम y0 y1 और y19 तक जो है वो हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी है। याद रखें ये भी एक तरीका हमने सी प्लस प्लस के अंदर या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर एरे को डिक्लेयर करने का पढ़ा था जी। अब अगर हम देखें तो ये y जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, बल्कि सी प्लस प्लस के अंदर हम ये चीज पढ़ चुके थे कि ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो जब पॉइंटर वेरिएबल है तो अब ये स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। आप देखें जरा, ऊपर मैं आपको बता के आया हूं यहाँ पर कि ये नॉट अलाउड है, x इज इक्वल टू एंड साइन n, क्योंकि ये एक एड्रेस ऑपरेटर है। ये एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है सी प्लस प्लस में। उस वक्त ये अलाउ नहीं था, लेकिन अब चूंकि हमने इस एरे को एज अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और पॉइंटर वेरिएबल की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ी हुई है कि पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो एड्रेस ऑफ द मेमोरी स्टोर करता है, और जब आप अपनी एरे को एज एन पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उस वक्त आप y को एज अ एल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी कैन राइट y इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है कि जो y का पहला एलिमेंट है उसके अंदर वैल्यू जो है वो x की चली जाएगी। समझ आ रही है? अब हम इसको जो है वो राइट कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले लिखा था कि हम इसको एज अ एल वैल्यू यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह से y को क्रिएट किया हुआ है तो फिर आपने इसको डिलीट भी करना है, और उसके लिए आप लिखेंगे डिलीट की कमांड, और उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे और y के साथ उसे डिलीट करेंगे जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था एरे का डाटा स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने डिक्लेयर करने का तरीका भी देख लिया, मेमोरी में उसको किस तरह साइज दिया जाता है वो भी हमने देख लिया, और उसको दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, एल वैल्यू को यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक सिंपल से डाटा स्ट्रक्चर, यानी यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है उसको डिक्लेयर करने का तरीका, फिर उसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करने का तरीका, वैल्यूज़ को रिमूव करने का तरीका, ये चीज़ें जो हैं वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के बारे में तफसील से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।